मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जो है आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इसके यूनिट 3 के सेक्शन 3 जिसमें हमें मुगल्स इन झारखंड इस विषय पर पढ़ना है। तो मुगल्स इन झारखंड से हमने आपको अकबर काल के झारखंड से संबंधों पर एक पिछला वीडियो बना दिया है। आज हम जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के झारखंड के साथ उसके संबंधों को प्रकाश डालेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने विषय को बिना किसी देरी के। जहांगीर और झारखंड, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपका टॉपिक है मुगल्स इन झारखंड, ये आपको या तो कंबाइंड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मुगलों के झारखंड के साथ संपर्क का वर्णन करें, अथवा यह आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि अकबर काल में झारखंड के संबंध, जहांगीर काल में झारखंड के संबंध, शाहजहां काल में, औरंगजेब काल में, इस तरह से पार्ट पार्ट करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको उत्तर देने हैं। आज हम स्पेसिफिक रूप से जहांगीर काल और झारखंड के संबंधों पर प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर के पश्चात जहांगीर सत्तासीन हुए, वो राजगद्दी पर बैठते हैं। जहांगीर के शासनकाल में मुगल झारखंड संबंधों के इतिहास में एक सर्वथा नवीन युग का प्रारंभ हुआ। टॉलमी द्वारा एक नदी एडमास का वर्णन किया गया है जिसमें हीरे पाए जाते थे। ग्रीस भाषा में एडमास का अर्थ हीरा होता है। जहांगीर को कुकरा की नदियों में मिलने वाले हीरों की जानकारी थी। ये हीरे विशेषतः शंख नदी में मिलते थे। टॉलमी की इस एडमास नदी को रांची जिला की शंख नदी बताया गया है। J.W. मॉक्रिंडल ने अपनी पुस्तक एनिसेंट इंडिया में एज डिस्कवर्ड बाय टॉलमी में एडमास्क नदी को शंख नदी बतलाया है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य द्वारा इंद्रवानक नामक स्थान का उल्लेख किया गया है जहां हीरे मिलते थे। बाद में वाचस्पति गिरोला ने अर्थशास्त्र के अपने हिंदी अनुवाद में इंद्रवानक को रांची की इत्र नदी का क्षेत्र बतलाया। शाहजहां के शासनकाल में भी बर्नियर तथा ट्रेवेनियर जैसे विदेशी यात्रियों ने कुकरा के हीरों की चर्चा की है। उनके द्वारा वर्णित सालेमुलपुर वह स्थान था जिसका उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में किया है। इस प्रकार मुगल बादशाह बनने से पूर्व ही जहांगीर कुकरा के हीरों से परिचित था। इधर मधुकरण शाही की जगह दुर्जन शाल कुकरा का शासक बना। संभवतः गद्दी पर बैठते ही उसने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी और उन्हें सालाना कर देना भी बंद कर दिया। इसका उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझे की जहांगीरी में भी लिखी है। जहांगीर ने जफर खां को 1612 में बिहार का सूबेदार बनाया और उसे कुकरा के हीरे खानों पर आधिपत्य स्थापित करने का आदेश दिया, किंतु जफर खां शीघ्र ही बीमार पड़ गया और अंततः मर गया।
दूसरी ओर बंगाल के सूबेदार इस्लाम खान शाही ने शेर शाह से अनुमति लिए बिना कुकरा की ओर अपना अभियान शुरू कर दिया। इस अनुशासनहीनता के कारण जहांगीर को अनेक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, किंतु कुछ समय पश्चात इस्लाम खां शाही की भी मृत्यु हो जाती है। अब 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर उसे कुकरा के जमींदार को परास्त करने और वहां के हीरों के खानों पर नियंत्रण स्थापित करने के आदेश दिए गए। दुर्जनसाल द्वारा इब्राहिम खां को हीरे और हाथी देने का आश्वासन दिया गया, किंतु इब्राहिम खां ने उसके इस आश्वासन अथवा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और एक फौज तैयार कर तथा कुकरा के जमींदार के विरुद्ध एक अभियान भी चलाया। वह तीव्र गति से आगे बढ़ा और दुर्जनसाल के राज्य में प्रविष्ट हुआ। इससे पहले कि दुर्जनसाल उसके आक्रमणों की सूचना मिल पाती, स्वयं चारों ओर से घिरा हुआ पाया। मुगल फौज ने दुर्जनसाल, उसकी माता तथा कुछ महिलाओं को बंदी बना लिया। दुर्जनसाल के साथ उसका एक भाई भी बंदी बना लिया गया। इन सभी के सारे हीरे छीन लिए गए और 23 हाथी भी मुगलों के हाथ लगे। राजा को बंदी बनाकर शाही दरबार में भेज दिया गया। 12 वर्षों तक दुर्जनसाल मुगलों के अधीन ग्वालियर किले में बंद था। दुर्जनसाल ग्वालियर में कैद था। इस बात की पुष्टि जहांगीर की आत्मकथा के द्वितीय भाग में उल्लेख की गई है। 1615 ईस्वी के अंत में जहांगीर को इब्राहिम खां द्वारा कुकरा की विजय का समाचार मिला। जहांगीर ने इस विजय अभियान में महत्वपूर्ण सेवा के लिए इब्राहिम खां को 4 हजारी मनसबदार बनाया और उसे फतेह जंग की उपाधि से विभूषित किया। स्वयं कुकरा को शाही पदाधिकारियों के अधीन रख दिया गया और शंख नदी में मिलने वाले हीरों को शाही दरबार में भेजा जाने लगा। कुकरा विजय के तत्काल बाद वहां एक हीरा पाया गया जिसकी कीमत 50,000 रुपए आंकी गई। जहांगीर को विश्वास था कि यदि खोज को जारी रखा जाता है तो उसे और भी हीरे शाही खजाने के लिए प्राप्त हो सकेंगे। उसका विश्वास सही सिद्ध हुआ, क्योंकि 1617 ईस्वी में इब्राहिम खां ने कुकरा की खानों और जमींदारों से प्राप्त 9 हीरे बादशाह को भेजे थे। इसी बीच दुर्जनसाल बंदी जीवन व्यतीत कर रहा था। जिन हीरों की वजह से दुर्जनसाल मुगलों के यहां बंदी जीवन गुजार रहा था, वही उसकी आजादी का कारण भी बने। 1618 ईस्वी में जहांगीर कुली खां का पुत्र बहराम बिहार से राजधानी आया और उसने जहांगीर को कुकरा से प्राप्त हीरे दिए। इब्राहिम खां फतेह जंग ने कुकरा से प्राप्त जो हीरे भेजे थे उन्हें राजकीय जौहरियों ने तराशना शुरू कर दिया। उसी समय बहराम आगरा आया था। आगरा के सूबेदार ख्वाजा जहां द्वारा
उसके जरिए भेजे गए कुछ हीरे को तलाशे गए थे। उनमें एक बैगनी रंग का हीरा था और सफायर जैसा दिखाई देता था। यह हीरा कई सुर्ख वजनी था तथा जौहरियों ने इसकी कीमत 3,000 रुपए आंकी थी। उनका कहना था कि यदि हीरा सफेद रहता तो उसकी कीमत 20,000 रुपए निश्चित होती। इस बैगनी रंग के हीरे की शुद्धता के विषय में जहांगीर दुर्जनशाल को परखना चाहता था, क्योंकि दुर्जनशाल हीरो के पारखी के रूप में विख्यात था। दुर्जनशाल को ग्वालियर के किले से कैद से शाही दरबार में पेश किया गया। उसने हीरे की पहचान तुरंत ही कर ली और उसने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नकली हीरा मंगवाया। दोनों हीरो को दो बकरों के सींगों में बंधवाकर बकरों को लड़ा दिया। नकली हीरा टूट गया, किंतु असली हीरे अर्थात बैगनी हीरे को खरोच भी नहीं आई। जहांगीर उससे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसने न केवल दुर्जनशाल को मुगल कैद से मुक्त किया, अपितु उसका खोया हुआ राज्य भी उसे लौटा दिया। दुर्जनशाल को यह भी आज्ञा मिली कि उसकी कोई मांग हो तो वह उसे भी बादशाह के सामने प्रस्तुत कर सकता है। दुर्जनशाल की प्रार्थना पर ही जहांगीर ने ग्वालियर में कैद उसके बंधु बांधवों को मुक्त कर दिया। जहांगीर दुर्जनशाल के निर्भीक और उदार आचरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वेबस्टर के अनुसार जहांगीर ने कुकरा नरेश को शाह की उपाधि दी। इस प्रकार दुर्जनशाल ने 6,000 रुपए सालाना कर देना स्वीकार किया और जहांगीर ने उसके राज्य का शासक होने की अनुमति प्रदान की। दुर्जनशाल की अनुपस्थिति में उसके एक संबंधी ने नागवंशी सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नए राजा ने न केवल दुर्जनशाल की सत्ता पर अपना अधिकार किया, अपितु मुगलों का भी उसने विरोध किया। 1624 ईस्वी में इब्राहिम खां के भतीजे अहमद बेग खां को इस राजा के खिलाफ भेजा गया, लेकिन यह अभियान असफल रहा। न तो गद्दी हड़पने वाले राजा को हटाया जा सका और न ही नागवंशियों के पारिवारिक इतिहास में उनकी कभी चर्चा हुई। 1627 ईस्वी में दुर्जनशाल जब कुकरा वापस आया तो उसे अपनी खोई सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा। इसमें दुर्जनशाल ने सफलता प्राप्त की, लेकिन नागवंशी शासक के आपसी कलह से रुष्ट होकर दुर्जनशाल के कुछ सगे संबंधी कुकरा को छोड़कर झारखंड के दूरस्थ प्रदेशों में जा बसे। जहांगीर के शासनकाल में पलामू में दो चेरो शासकों भगवत राय और अनंत राय ने शासन किया। 1607 ईस्वी में अबुल फजल का पुत्र अफजल खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसी दौरान इरादत खां को बिहार का दीवान तथा बख्शी बनाया गया। जहांगीर की आज्ञा से इन दोनों ने पलामू पर आक्रमण कर दिया, किंतु 2 सप्ताह के भीतर ही अफजल खां की एक असाध्य रोग से मृत्यु हो गई।
जिसके कारण यह आक्रमण असफल रहा। अनंतराय के संबंध में मुस्लिम इतिहासकारों से ठोस जानकारी नहीं मिलती। चेरो परंपरा के अनुसार 1630 से 1661 ईस्वी तक अर्थात 31 वर्षों तक उसने शासन किया, किंतु चेरो परंपरा के अनुसार जहांगीर के शासनकाल में एक अन्य चेरो राजा सहबल राय हुआ, किंतु मुस्लिम इतिहास ग्रंथों में इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः अनंतराय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय राजा बना होगा। वह अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसने चौपारण तक अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की। उसने इन मार्गों पर मुगल काफिरों से लूटमारी की तथा बंगाल आने जाने के व्यवसायिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इससे जहांगीर क्रोधित हुआ और उसके अधिकारी सहवाल को परास्त कर बंदी बनाकर दिल्ली ले आए। चेरो परंपरा के अनुसार यह घटना 1613 ईस्वी में घटित हुई। यह सभी घटनाएं चेरो परंपरा पर आधारित हैं। जहांगीर फारसी ग्रंथों तथा तुजुके जहांगीरी तक में इस अभियान अथवा घटना का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सहबल की मृत्यु संबंधी वर्णों की चेरो परंपरा के आधार पर पुष्टि होती है। कहा जाता है कि सहबल ने अपने शरीर सौष्ठव से जहांगीर को प्रभावित किया और उसे बादशाह के मनोरंजनार्थ एक हिंसक पशु के साथ युद्ध करने हेतु कहा गया, जिसमें चेरो शासक सहबल राय मारा गया। यह सर्वविदित है कि मुगल बादशाह निहत्थे लोगों तथा हिंसक पशुओं के द्वंद्व में आनंद लेते थे। जहांगीर के शासनकाल में मृत्युदंड प्राप्त लोगों को भूखे शेर अथवा हाथी से विशेष रूप से इसी कार्य के लिए किए जाते थे लड़ने की छूट दी जाती थी। सहबल राय की कहानी में सच्चाई जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि जहांगीर के शासनकालों में चेरो मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। एक अन्य स्रोत से पता चलता है कि सहबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरो ने सीमा के आसपास मुगल क्षेत्र में लूटमार मचाना शुरू कर दिया। शाही खजाने को ले जाने वाले एक नाव को भी संभवतः सोन नदी में उन्होंने लूट लिया। इसी के परिणाम स्वरूप मुगलों ने पलामू के चेरो के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप नए चेरो राजा को भागकर सासाराम के निकट दाऊदंश के सुरवार राजपूत जमींदार देवशाही के यहाँ अस्थायी रूप से शरण लेनी पड़ी। जहांगीर के शासनकाल में मुगलों का मानभूम के विष्णुपुर पर भी अधिकार हो गया। बहिरिस्तान ए गैबी के अनुसार बंगाल के सूबेदार इस्लाम खान ने बिहार के सूबेदार अफजल खान तथा अपने सहायक जमींदारों की सहायता से पंचेत के जमींदार वीर हमीर पर आक्रमण कर दिया। मुगल फौज का सामना किए बिना ही वीर हमीर ने मुगल सेना के सेनापति
कमाल के पक्ष समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जहांगीर के शासनकाल में रामगढ़ के शासक के विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। संभवतः रामगढ़ का राजा नागवंशी राज्य के अधीनस्थ बिहार के मुगल सूबेदार को अकबर के समय में निर्धारित की गई राशि ही सालाना कर के रूप में देता रहा होगा। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार चंपा परगना सूबा बिहार में शामिल था। इसकी सालाना मालगुजारी का आकलन 15,500 रुपये किया गया था और आवश्यकता पड़ने पर वहां का जमींदार सहायता के रूप में 20 घोड़े तथा 600 पैदल सैनिक देने के लिए भी बाध्य था। नूरजहां से त्रस्त दक्षिण के सूबेदार शहजादा खुर्रम ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और वह वर्धमान होता हुआ राजमहल पहुंचा। शहजादा खुर्रम ने राजमहल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, किंतु जहांगीर से समझौता होने के पश्चात वह पुनः दक्षिण भारत लौट गया। इस प्रकार से हमने मुगलों के झारखंड से संपर्क की कड़ी के क्रम में आज मुगलों विशेष रूप से जहांगीर के शासनकाल में झारखंड के संबंधों पर प्रकाश डाला। इसमें हमने देखा कि जहांगीर के शासनकाल में कुकरा, चेरो और सिंहभूम राजवंश के शासकों के साथ उनके संबंध स्थापित हुए। जहां कुकरा के शासक दुर्जन साल के साथ उसे कैद करना पड़ा था, वहीं चेरो शासकों के विरुद्ध भी जहांगीर ने सैन्य कार्यवाही की। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन गतिविधियों से जहांगीर के झारखंड से संपर्क का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है। इसके लिए हमें जहांगीर के समकालीन स्रोत तुजुके जहांगीरी और इसके अलावा अन्य भी समकालीन साहित्यों से इस विषय पर पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज के लिए हम इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको समझ आ गया होगा और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, क्योंकि आपको यह प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है। और हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।